नमस्कार, मैं संदीप आप सभी का ऑल इन वन स्टडी सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और एक और पेपर प्रैक्टिस के साथ आप लोगों के बीच। और ये पेपर में जो सब्जेक्ट रेलिवेंट के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, जो मैंने यहाँ पे लिए हैं, वो स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे हैं। स्टाफ नर्स के लिए काफ़ी अच्छी क्लास ये हो सकती है और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है ये पूरा का पूरा पेपर भाई। इसमें एक या दो क्वेश्चन मैंने मैथ और रीजनिंग के थोड़े से कम लिए हैं। यहाँ पे जीके को थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे लिए गए, वो भी ज़्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। कम से कम अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को जरूर आनी चाहिए। टाइपिंग किया गया पेपर थोड़ा सा लिखने में हो सकता है कि मिस्टेक हो, लेकिन मैं उसको सही यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट से अब आधे घंटे में इस पेपर को खत्म करेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक यहाँ पे पूछे गए हैं। ऑप्शन है आनंद प्रकाश माहेश्वरी, राजेश रंजन, राकेश अस्थाना और एसएस देसवाल। तो यहाँ पे केंद्रीय बताइए, कमेंट करके जरूर आप लोग आंसर बताइएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के जो महानिदेशक हैं वो है आनंद प्रकाश माहेश्वरी। राजेश रंजन, राकेश अस्थाना और एसएस देसवाल ये भी किसी न किसी फोर्स के निदेशक हैं। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। जो राजेश रंजन है वो सीआईएसएफ के हैं, राजेश रंजन है सीआईएसएफ के, राकेश अस्थाना है बीएसएफ के, राकेश अस्थाना है बीएसएफ के, जबकि एसएस देसवाल जो है आईटीबीपी और एनएसजी की स्थापना 1984, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे है राइट आंसर, सीआरपीएफ के महानिदेशक है आनंद प्रकाश माहेश्वरी, राजेश रंजन है सीआईएसएफ के, राकेश अस्थाना है बीएसएफ से, और एसएस देसवाल जो अध्यक्ष है आईटीबीपी और एनएसजी के। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वां वित्त आयोग, पहला ऑप्शन है एनके सिंह, पहला ऑप्शन है एनके सिंह, दूसरा है वाईवी रेड्डी, तीसरा है न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान और चौथा है रेखा शर्मा। तो देखिए 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो है एनके सिंह। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाईवी रेड्डी। और न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, न्यायमूर्ति बलबीर सिंह जो चौहान है वो 21वें विधि आयोग के हैं भाई। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष है न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान। और रेखा शर्मा जो है वो महिला, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है रेखा शर्मा। तो क्वेश्चन था 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, सत्यदेव नारायण आर्य भाई थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, और अनुसुईया उइके और वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर है यहाँ पे, वीपी सिंह बदनौर कर लीजिए। तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। तो उसके साथ साथ आप लोगों को ये तीनों भी पता होना चाहिए कि जो सत्यदेव नारायण आर्य हैं वो किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो वो हरियाणा से हैं। अनुसुईया उइके बताइएगा कि अनुसुईया उइके हैं वो किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यपाल हैं, और वीपी सिंह बदनौर चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा से, अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़, वीपी सिंह बदनौर जो है पंजाब और चंडीगढ़, और बंडारू दत्तात्रेय हैं वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जो इस आंसर हुए इस क्वेश्चन के। इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष कौन है बताइए भाई? के सिवन, जी सतीश रेड्डी, अजीत कुमार मोहंती और हेमांग अमीन। तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान। जी सतीश रेड्डी, अब जी सतीश रेड्डी बताइए, जी सतीश रेड्डी जो है डीआरडीओ के हैं भाई, जी सतीश रेड्डी जो है वो डीआरडीओ के हैं। और अजीत कुमार मोहंती बताइए, अजीत कुमार मोहंती जो है बार्क के हैं भाई, बार्क। और ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा, क्रिकेट से संबंधित है। बताइए हेमांग अमीन किसके सीईओ हैं भाई? ये किसके हैं ये आप बताइए मुझे हेमांग अमीन के बारे में। तो ये क्वेश्चन था कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवान। नेक्स्ट, किस भारतीय नोट पर हम्पी का पत्थर से बना रथ है? किस भारतीय, सभी नोट आप लोगों ने देखे हैं, 10 का भी, 50 का, 100 का और 200 का, 2000 का, 500 का, सब ऑप्शन में ये 4 हैं। किस भारतीय नोट पर हम्पी का पत्थर से बना रथ है? तो 10 के नोट पर है, 50 पे है, 100 पे है या फिर 200 पे है? तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 50 का नोट। 50 के नोट पर हम्पी का पत्थर से बना हुआ रथ है। ध्यान रखिए 10 पे है, 10 का नोट जो उस पे कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 100 रुपए का जो है उस पे रानी की वाव गुजरात से भाई यूनेस्को की विश्व वर्ल्ड धरोहर से तो उसको घोषित किया गया है। और 200 रुपए के नोट पे है सांची का स्तूप। नेक्स्ट है कौन सी योजना मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है?
तो ये 4 योजनाएं हैं और ये चारों की चारों योजनाएं 2020 की हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी योजना जो है मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। FIR आपके द्वार, रायको भरोसा योजना, बलराम योजना या फिर धनवंतरी योजना। तो ये तभी आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे जब आप लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा हुआ है और करंट अफेयर में जो अलग अलग राज्यों की योजनाएं हैं वो अगर आपने पढ़ी हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान हो सकता है। तो मैं यहाँ पे सारी आपको बता ही देता हूँ। FIR आपके द्वार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कौन सी योजना मध्य प्रदेश राज्य की है, तो FIR आपके द्वार। अगर आपसे पूछा जाए रायको भरोसा योजना, तो ये वाली जो योजना है ये आपकी रायथू है, सॉरी यहाँ पे रायको नहीं, रायथू भरोसा योजना बलराम और धनवंतरी। तो यहाँ पे रायथू भरोसा योजना जो है ये आंध्र प्रदेश से है, AP आंध्र प्रदेश से है भाई। और बलराम जो है ये ओडिशा से है। बलराम योजना ओडिशा सरकार ने चलाई थी 2020 में। और धनवंतरी योजना जो है ये असम में, ये असम सरकार की एक योजना है जो 2020 में चलाई गई थी। मोबिल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? मोबिल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बताने हैं आपको। ऑप्शन है बजरंग पूनिया, आमिर खान, सोनू सूद या फिर सचिन तेंदुलकर। मोबिल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आप लोगों को बताना इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ब्रांड एम्बेसडर का आप लोगों को पता होना चाहिए, खास करके हरियाणा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनके बारे में आप लोगों को जरूर यहाँ पे पता होना चाहिए। तो मोबिल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं बजरंग पूनिया, आमिर खान सीएट टायर के हैं भाई, और सोनू सूद एसर इंडिया के हैं, और सचिन तेंदुलकर है पेटीएम फर्स्ट गेम के, ध्यान रखिए पेटीएम फर्स्ट गेम के हैं सचिन तेंदुलकर। कोंकण 2019 सैन्य अभ्यास भारत व अन्य किस देश के बीच हुआ था? तो ये सैन्य अभ्यास भाई ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 2019 का जो सैन्य अभ्यास था वो भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था। कोंकण सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, लेकिन अब वो नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया था? कोई भी HSSC का पेपर उठा के देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये दिया गया था भाई नीदरलैंड के सबसे कम उम्र के लेखक मारिके लुकास रिजनवेल्ड को द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग किसके लिए दिया गया था? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, पेपर में पूछे कि मारिके लुकास रिजनवेल्ड की कृति क्या है, तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग है, या पूछ ले कि द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग की लेखिका कौन है या लेखक कौन है, तो मारिके लुकास रिजनवेल्ड है, जिन्हें 2020 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जोखा अर्थी, मार्गरेट एटवुड हैं और आपका एना बर्न्स हैं। तो इनकी जो भी रचनाएं हैं 2020 की वो आपको जरूर पता होना चाहिए। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है भाई, बहुत बार पूछा है। गांधीन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। गांधीन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। 14वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 14वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा पाकिस्तान में। किस देश में किया जाएगा? पाकिस्तान में। 14वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा पाकिस्तान में। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम गुवाहाटी असम में हुआ था भाई। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे हुआ था? गुवाहाटी में हुआ था। ग्रैंड स्लैम लास्ट टाइम क्लर्क का पेपर हुआ था जो, उसमें पूछे गए थे 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में, इस बार 3 ही हुए हैं। और यूएस ओपन का ग्रैंड स्लैम महिला का एकल खिताब जो जीता है वो नाओमी ओसाका ने जीता है। जापान की है नाओमी ओसाका ने ये जीता है, लास्ट टाइम भी इन्होंने जीता था। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा भाई। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का नेपोलियन और ईरान का नेपोलियन। बताइए गुप्त शासक, किस गुप्त शासक को कहा जाता है भारत का नेपोलियन? किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच बैटल ऑफ चंदावर 1191 में हुआ था। तराइन का पहला युद्ध, 92 में तराइन का दूसरा युद्ध। पता होना चाहिए, पहले में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, दूसरे में मोहम्मद गौरी, और बैटल ऑफ चंदावर 1194 में लड़ा गया। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव कौन सा है? हरियाणा का पहला वाईफाई गांव जुगलान है और हरियाणा का पहला कैशलेस गांव नीलावाड़ी है। नीलावाड़ी जो है हरियाणा का पहला कैशलेस गांव है। हरियाणा राज्य की प्रथम भीम अवार्डी महिला कौन सी है भाई? हरियाणा राज्य की प्रथम भीम अवार्डी महिला गीता जुत्सी, साक्षी मलिक, श्वेता हुड्डा और कविता दलाल। तो गीता जुत्सी जो है हरियाणा राज्य की प्रथम भीम अवार्डी महिला है। नेक्स्ट है 2019 में हरियाणा के कोदला गांव जो कि पलवल में है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात का गांव था, उसमें लिंगानुपात कितना था? 2019 में
पलवल का एक गांव था, कोडला है शायद, 2019 में, जिसका लिंगानुपात सबसे ज्यादा था। तो कितना था? 1391, 991, 1084 या फिर 1103। तो क्या है भाई, कितना लिंगानुपात था उसका? 1391 के साथ वो टॉप पे रहा वो गांव। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में लाल टोपी बांध है भाई? तो लाल टोपी बांध हरियाणा के किस जिले में है? यमुनानगर, रेवाड़ी, पंचकुला या फिर सिरसा। तो हरियाणा के किस जिले में है? तो यमुनानगर जिले में है लाल टोपी बांध। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को ये चीजें, बांध तो खास करके आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट है, खापरवास वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सारे वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, उनका क्षेत्रफल और उनकी जो भी मुख्य बातें हैं कि वो किस जिले में है, वो सब आपको पता होना जरूरी है। तो खापरवास वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना बताइए कब की गई थी? 2007, 1987, 2000 या 1975 में। तो इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। हरियाणा का कितना प्रतिशत हिस्सा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में एक आंसर बताया है कि हरियाणा के 14 जिले जो हैं वो एनसीआर में आते हैं। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कितना क्षेत्रफल जो हरियाणा का है वो एनसीआर में आता है? तो 53%, 57%, 42% या फिर 63%। तो कितना परसेंट आता है? 57%। नेक्स्ट है, किस मंदिर के अध्यक्ष हरियाणा के सीएम हैं? बताए, जैसे हरियाणा साहित्य अकादमी के है ना, उसी तरीके से पता नहीं होता, लोग किसी और के बारे में सोचते हैं कि नहीं ये तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ही ऐसे लिखा है कि किस मंदिर के अध्यक्ष हरियाणा के सीएम हैं? तो बहुत आसान सा है, शीतला माता मंदिर जो कि गुड़गांव में है, इसके अध्यक्ष हरियाणा के सीएम हैं। किस जिले में हाथी पुनर्वास केंद्र है? किस जिले में हाथी पुनर्वास केंद्र है? यमुनानगर, रेवाड़ी, सिरसा या फिर पंचकुला? बताइए, किस जिले में हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र है? तो यमुनानगर के बस्तर में जो है हाथी पुनर्वास केंद्र और अनुसंधान केंद्र है। कोस मीनार का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था भाई, बिल्कुल। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। हरियाणा में कितने कोस मीनार हैं? बताइए, हरियाणा में कितने कोस मीनार हैं? ये क्वेश्चन जो है एचएसएससी ने अपने एक पेपर में पूछा है पीछे, और ये एज इट इज मैंने यहाँ पे लिया है। मुझे आप इसका आंसर जरूर बताइएगा कि हरियाणा में कितनी कोस मीनारें हैं। कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे बताया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग कि कितनी कोस मीनारें असल में थी। पहली बात तो इनका निर्माण शेरशाह सूरी ने 1615 से 1618 के बीच करवाया था। 1615 के बाद मान लीजिएगा कि इनका निर्माण करवाया गया था। उस समय, अगर उस समय की बात की जाए तो 600 कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। कितनों का? 600 कोस मीनारों का निर्माण उस समय करवाया था। और अब जो है केवल 110 कोस मीनार ही शेष हैं। प्रत्येक कोस पर एक मीनार लगाई गई थी, इसलिए कोस मीनार रखा गया नाम। 600 मीनारों का निर्माण करवाया था, 110 अभी शेष हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हरियाणा में 49 अभी बाकी हैं। हरियाणा में 49 अभी बाकी हैं भाई। अब मुझे आप लोग इसका क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा कि कोस मीनार का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था और हरियाणा में कितनी कोस मीनार हैं? तो हरियाणा में कितनी? टोटल 110 लेफ्ट है, उनमें से 49 जो कोस मीनार है वो हरियाणा में लेफ्ट है। अब ये क्वेश्चन आप पे है, बताइएगा कि क्या इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के सबसे बड़े संग्रहालय श्री कृष्ण संग्रहालय थानेसर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1987 में की गई थी, या फिर 2001 में की गई थी, या फिर 1982 या फिर 1984? तो सबसे बड़े संग्रहालय कृष्ण संग्रहालय जो थानेसर कुरुक्षेत्र में है, इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रसिद्ध लाहौरी गेट, जिसे दिल्ली गेट भी कहा जाता है, वो हरियाणा के किस जिले में है? तो ये हरियाणा के किस जिले में भाई? हिसार, पंचकुला, गुड़गांव या फिर करनाल? तो प्रसिद्ध लाहौरी गेट जो है हरियाणा के हिसार में है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। हरियाणा खालिस्तान भिवानी जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है। तो लोहारू, बलरामगढ़, कैथल, लाडवा, इनमें से कौन सा जो है, ये चारों विधानसभा क्षेत्र अगर हैं तो इनमें से कौन सा जो है विधानसभा क्षेत्र वो भिवानी जिले में आता है? तो लोहारू आपका यहाँ पे राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को अभी ग्राम सचिव पेपर में पूछा गया, और इस क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों के बारे में आपको पता हो। आप इनको एक बार पढ़ें तो जरूर, कि कम से कम नाम याद हो आपको। और दूसरा कि उनमें से कितनी संरक्षित हैं, कितनी रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, और किस जिले में कौन सी रिजर्व है। हरियाणा के 5 ऐसे जिले हैं जिनमें कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं है, सीट नहीं है विधानसभा की, बाकी 17 जिलों में है। तो वो आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए। और अब कौन सी विधानसभा चल रही है, इसमें मुख्यमंत्री, इसके सारे मंत्री, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन आपको पता होना चाहिए, और सारी डिटेल।
नेक्स्ट है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, जिसे लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, जिसे पहले लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था, की स्थापना किस वर्ष की गई? क्वेश्चन ये था कि स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से जुड़ा, पेपर में पूछा जाता है कई बार। पहले बताऊं, इसकी स्थापना जो है भारत शासन अधिनियम 1915 के तहत की गई थी। किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1915 के तहत 1919 में की गई थी। अधिनियम 1915 का था, स्थापना 1919 में की गई थी। कहाँ की गई थी? लाहौर में की गई थी। और इसे किस नाम से जाना जाता था? इसे लाहौर हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो 1947 में इसका स्थानांतरण हुआ था शिमला में, और उस समय इसके अंदर शिमला, दिल्ली और पंजाब का क्षेत्र आता था। और फिर इसको जो है 1955 में, ये तो सबको रटा पड़ा है, 1955 में इसका स्थानांतरण चंडीगढ़ कर दिया गया था। कब किया गया था? 1955 में। लाहौर में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। शिमला में कब आ गया था? 1947 में। और किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना लाहौर में की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1915 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। रानी रामपाल को कौन सा खेल पुरस्कार 2020 दिया गया भाई? अभी स्टेट में पूछा गया था एक क्वेश्चन, तो वहीं का थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है कि रानी रामपाल को कौन सा खेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। पहली बात तो इस क्वेश्चन से आपने सीखा कि खास करके कम से कम हरियाणा, नहीं तो आपको जितने भी मेन जो अवार्ड है वो आपको पता होना चाहिए कि किसको मिले और वो किस फील्ड से रिलेटेड है। तो रानी रामपाल को 2020 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। हॉकी के खिलाड़ी रानी रामपाल को कौन सा दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और 2020 में ये 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। तो पांचों के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, उनमें से 2 हरियाणवी हैं, वो खास करके आपको पता हो। नेक्स्ट है तिरिया के मजमूम खालिस्तान द्वारा लिखा गया है। तिरिया के मजमूम किसके द्वारा लिखा गया है भाई? अल्लाह बख्श, अल्ताफ हुसैन हाली, आमिर खुसरो या उमराव जान। तो ये जो है तिरिया के मजमूम, ये अभी पूछा गया था। अल्ताफ हुसैन हाली, यहाँ पे हाली पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा। तो यहाँ पे हाली पुरस्कार जो एक नेशनल अवार्ड है और 1 लाख रुपए की इनामी राशि भी इसमें सम्मान के रूप में दी जाती है। तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए, उनको भी पढ़िएगा। सारी अकादमियों के बारे में मैंने वीडियो यहाँ पे बनाई हुई है। तो यहाँ मैं बताऊं कि तिरिया के मजमूम जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है 125 व 315। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 125 है और उसके बाद है 315। 125 व 315 का अंतर कितना होगा? ये थोड़ा सा मैथ का क्वेश्चन था, एक पेपर में यहाँ पे आया हुआ था कि 125 और 315 का पूछा गया है आपसे कि यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं आप लोगों को इसको सही क्वेश्चन को बता देता हूँ कि 125 और 315 पे यहाँ पे ये क्या क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है? बागवानी विश्वविद्यालय जो है महाराणा प्रताप के नाम से, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो है हरियाणा के किस जिले में है? करनाल, रेवाड़ी, सोनीपत या रोहतक। तो ये हरियाणा के किस जिले में है? करनाल जिले में है महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। उसके साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से एक मेडिकल जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो हरियाणा के किस जिले में है भाई? तो ये किस जिले में है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से गवर्नमेंट, तो ये है फरीदाबाद में। काफी नई हो चुकी है भाई। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस जिले में है बताइए? भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी, भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी हरियाणा में है। तो बताइए कहाँ पे, किस जिले में है वो? डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो ये भाई जरूरी टॉपिक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो ये था कि 125 व उसके 3/5 का अंतर कितना होगा? 3/5 का अंतर कितना होगा? 125 व इसके 3/5 का अंतर कितना होगा? तो कैसे आप लोग इसको करेंगे? पहले तो 125 और फिर 125 के 3/5 और फिर इनका कर दिया माइनस। इस तरीके से आपको इसको करना है। ये काटेगा 5, 25 पे 25 या 75 और 125 में से 75 जाएगा तो कितना आंसर आएगा? 50। यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था बताइए? करनाल का युद्ध ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच लड़ा गया था 1739 1799। बताइए इन दोनों में से क्या राइट आंसर होगा?
तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को सबको पता होगा। राजा गजपत सिंह ने जींद का किला किस वर्ष बनवाया? तो राजा गजपत सिंह ने जींद का किला किस वर्ष बनवाया था भाई? 1775, 1752, 1799 या फिर 1801? तो राजा गजपत सिंह ने जींद का किले का निर्माण जो है वो 1755 में करवाया। भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी? पहली महिला, देखिएगा हरियाणा की पहले महिला विधानसभा अध्यक्ष, में पुरुष और महिलाओं में दोनों में बात करें तो सन्नो देवी, और ये हरियाणा की भी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हुई। उसके साथ साथ ये पूरे भारत में किसी भी राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। दोस्तों उसके साथ मैंने ऑप्शन में यहाँ पे लिखे हैं सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी। तो इनमें भी कहीं ना कहीं फर्स्ट लेडी है, और वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन पहली राज्यपाल, महिला राज्यपाल बनी थी, इनमें से कौन पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, इनमें से कौन पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा हरिकेन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है जोगिंदर शर्मा, MS धोनी, कपिल देव या फिर अजय जडेजा। तो हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है किसको भाई? कपिल देव को जाना जाता है। नेक्स्ट है 782 है। 782 को आपको बांटना है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 में। दोस्तों बहुत आसान है, आप इन जो डिवाइड में उनका एलसीएम ले लीजिए। 2, 3, 4 का एलसीएम होता है 12, तो इस पूरे को आप लोग 12 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड का झंझट खत्म कर सकते हैं। जब आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसको जब करवाएंगे 12 से तो 3 चौके और 4 दूनी 8, और जब इसको करवाएंगे तो 9। यानी 782 को आपको 6 अनुपात 8 अनुपात और 9 में बांटना है। 8 और 6 14, 14 और 9 23, यानी 782 का एक हिस्सा हम निकालेंगे ना, तो 782 को 23 से डिवाइड करना है। क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे ज्यादा और सबसे कम का अंतर कितना है? सबसे कम कितना है 6, और सबसे ज्यादा कितना है 9, और 9 और 6 का अंतर कितना हुआ 3। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करवा देना है आपको? 3 से, और इसको सोल्व करके आप लोग लिख सकते हैं अपना आंसर। तो ये काटेगा 23 3 69, 9 बचे 23 चौके 92, 34 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे आप लोग यहाँ पे, 3 चौके 12 का 2 और 3 3 और 2 11। तो यहाँ पे आप लोगों का ये राइट आंसर होना चाहिए 112। तो ऑप्शन में आप लोग यहाँ से कर सकते हैं 112 आपका, नहीं तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बाण भट्ट की रचना है? कौन सी बाण भट्ट की रचना है? तो बाण भट्ट ने किसकी रचना की थी? तो हर्षचरित की रचना जो है किसने की थी? बाण भट्ट ने की थी। हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाण भट्ट ने की थी। नेक्स्ट है, एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों ने निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था? थोड़ा सा टिपिकल हो गया क्वेश्चन, हमेशा पेपर में लगभग ज्यादा बार पूछा गया है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? पल्लवों ने करवाया था, चालुक्यों ने करवाया था, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तो बहुत आसान था। अब यहाँ पे दे दिया है कृष्ण तृतीय ने, ध्रुव फर्स्ट ने, कृष्ण फर्स्ट ने या फिर अमोघ वर्ष ने। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? कृष्ण फर्स्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 1 बाइट के आधे भाग को क्या कहा जाता है? 1 बाइट के आधे भाग को बताइए क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे बाइट, निबल, और उसके बाद है यहाँ पे वर्ड साइज या फिर बिट। तो क्या कहा जाता है? तो 1 बाइट के आधे भाग को क्या कहा जाता है? 1 बाइट के आधे भाग को निब्बल कहा जाता है। 1 बाइट के आधे भाग को क्या कहा जाता है? निब्बल कहा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर आपका जो राइट आंसर हुआ वो क्या हो गया है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पे कंप्यूटर से क्वेश्चन है दोनों ही। खालिस्तान ए इज द रूल कंसर्निंग व्हाट काइंड ऑफ डाटा कैन बी इंटर्ड इन ए शेल। कंप्यूटर से क्वेश्चन था, अब हाल ही के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया था, अभी के एग्जाम में पूछा गया था ये। ए खालिस्तान इज ए रूल कंसर्निंग व्हाट काइंड ऑफ ए डाटा कैन बी इंटर्ड इन ए सेल। तो देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डाटा वैलिडेशन रूल। ए डाटा वैलिडेशन रूल इज ए रूल कंसर्निंग व्हाट काइंड ऑफ डाटा कैन बी इंटर्ड इन ए सेल। नेक्स्ट है, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने किस वर्ष
तक शुक्र ग्रह के लिए मिशन शुक्रयान फर्स्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसरो ने शुक्रयान फर्स्ट लॉन्च करने की घोषणा किस वर्ष तक की है? 2023, 24, 25 या फिर 21? तो किस वर्ष तक की है? इसरो 2025 तक शुक्रयान फर्स्ट लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश किस वर्ष आजाद हुआ? बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ भाई? बांग्लादेश किस वर्ष आजाद हुआ था? तो बांग्लादेश जो है 1971 में आजाद हुआ था और उसी वर्ष फिर यहाँ पे मुक्तिवार उस दिन शुरू हो गया था, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी भाई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? ये क्वेश्चन बताइएगा आप लोग यहाँ पे कमेंट करके कि कौन सी योजना जो थी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में से कौन सी योजना जो है पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है, वह संख्या चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो ये भी आप कर सकते हैं, 27, 64, 125, 36। कुछ क्वेश्चन मैं इसमें आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, कम से कम 5 क्वेश्चन है जो आप लोगों को बताने हैं, और वो इसलिए कि अगर आप क्वेश्चन को सर्च करेंगे तो क्वेश्चन आपके दिमाग में ज्यादा समय तक रहेंगे और उसके साथ साथ कुछ एडिशनल चीजें भी आप लोगों को सीखने को मिलेंगी कि पंचवर्षीय योजना जब आप देखेंगे, पता है राइट आंसर तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर आप जब देखेंगे तो बहुत सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ये भी आप साथ साथ याद कर पाएंगे उस चीज में। तो यहाँ पे अगर आप 27 को देखेंगे तो ये 3 की क्यूब है, 64 को जब देखेंगे तो ये 4 की क्यूब है, 25 5 की क्यूब है, जबकि 236 नहीं है किसी की क्यूब। यहाँ पे 6 का स्क्वायर 6 का 36, 36 का स्क्वायर, 36 को 6 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 की क्यूब 216। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी बताइए? 24 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को या फिर 9 दिसंबर 1950 को? कब हुई थी संविधान सभा की अंतिम बैठक? बतानी है आपको कि कब हुई थी, ये भी बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं। इस दिन क्या हुआ था? एक तो संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई थी तो उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। 24 जनवरी 1950 ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अभी ग्राम सचिव में क्वेश्चन पूछा गया था 9 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में कि क्वेश्चन वो ऐसे था कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 भी ऑप्शन में था लेकिन वो गलत था। वो कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने अपनाया था। कब संविधान बना, कब लागू हुआ, ये चारों के चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर पढ़िएगा और चारों के चारों ऑप्शन का यहाँ पे कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा आप। नेक्स्ट है, राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद से संबंधित है? राज्यसभा की संरचना से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है भाई? देखिए आसानी से आप याद कर सकते हैं, एक वर्ड याद करना है आपको, सरला, और 3 आर्टिकल याद करने हैं, 79, 80 और 81। 79, 80 और 81 ये 3 अनुच्छेद हैं। सरला याद करना है। से मतलब है संसद, और संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। तो संसद की संरचना से संबंधित है आर्टिकल 79। फिर यहाँ रैसे बनता है राज्यसभा, राज्यसभा की संरचना से संबंधित है अनुच्छेद 80 जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और लोकसभा की संरचना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 81। तो सरला 79, 80, 81। राज्यसभा की संरचना से संबंधित है 80। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। और दोस्तों यहाँ पे आप 4 ऑप्शन जो देख पा रहे हैं, ये चारों ऑप्शन है, कोई जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, कोई सबसे छोटा है, कोई आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा है और कोई सबसे छोटा है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन ही बहुत जबरदस्त हैं। तो पहले मैं आपको बताऊं बाहरी दिल्ली की, तो बाहरी दिल्ली जो है मतदाताओं के हिसाब से सबसे बड़ा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वोटरों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है बाहरी दिल्ली। सबसे छोटा जो है, सबसे कम वोट जो है किसमें है भाई? इसमें है, लक्षद्वीप में। अब लद्दाख जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, लद्दाख जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र था, और चांदनी चौक जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। तो चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, राय बहादुर लाला मुरलीधर जिनका जन्म पलवल में हुआ था को अंग्रेजी सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया? तो राय बहादुर लाला मुरलीधर को अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि कब दी थी भाई?
4 ऑप्शन हैं और चारों के चारों ऑप्शन इनसे जुड़े हुए हैं, तो वो आप लोगों को पता होने चाहिए। मतलब एक क्वेश्चन जब आप करेंगे इस पेपर में तो आपको वहां से कई आंसर मिलेंगे। सबसे पहले तो 1898 ऑप्शन है, एक 1904 है, एक 1848 है और एक 1856 है। क्वेश्चन में पूछा गया केसरे हिंद, केसरे हिंद की उपाधि जो इनको 1904 में दी गई थी। 1848 में इनका जन्म हुआ था। 1898 में इनको राय बहादुर 1898 में इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हुए दोस्तों, आपको याद रखने हैं। राय बहादुर लाला मुरलीधर को जो है केसरे हिंद की उपाधि कब दी गई थी? 1904 में, और राय बहादुर के 1898 में, और इनका जन्म हुआ था 1848 में। नेक्स्ट है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? बहुत बार पूछा गया, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, पीएम या फिर राष्ट्रपति। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट है एक लड़का 14 सेंटीमीटर के त्रिज्या के एक वृत्त को 10 सेकंड में पूर्ण करता है, तो लड़के के द्वारा तय की गई दूरी क्या थी? तो 14 सेंटीमीटर का मतलब हो गया इस तरीके से त्रिज्या है ये 14 सेंटीमीटर, और वो यहां से चलता है और वापस आ जाता है यहीं पे, तो इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस, और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। पाई का मतलब 22/7 और आर का मतलब 14। ये 7 इसको काटेगा 2 पे, और यहां से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2 पाई आर सरकमफ्रेंस होता है, तो 22 चौके 88 यहाँ पे आप लोगों का जो है वो आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन 88 कर लीजिए यहाँ पे, तो आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक लड़का 14 सेंटीमीटर की वृत्त को जो है कितने समय में पार कर लेता है? 10 सेकंड में। तो लड़के द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाएगी? उसकी परिधि कहलाएगी सरकमफ्रेंस। रोज को अगर 6821 लिखा जाता है, रोज को लिखा जाता है 6821, चेयर को लिखा जाता है ये वाला, और पेज को लिखते हैं ये, तो बताइए सर्च को क्या लिखा जाएगा? तो सर्च को क्या लिखा जाएगा भाई? बताइए सर्च को लिखा जाएगा, अगर आप यहां से देखेंगे तो एस को जो है वो 2 लिखा गया है। उसके बाद ई आप सर्च करेंगे तीसरे नंबर पे, यहाँ पे तीसरे पे 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर ए है, ए यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे 214 आ जाएगा, तो 2 ऑप्शन में है। फिर अगर आप देखेंगे आर, तो आर दूसरे नंबर पे 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो सकता है। नहीं तो फिर अगर आप ऐसे क्वेश्चन को आप कर ही लेंगे, ये तो स्किप होने ही नहीं चाहिए ना। गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कविता दलाल, ममता खर्ब, साक्षी मलिक या फिर सुचेता कृपलानी। तो गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है ममता खर्ब को, गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का एक कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर या यूं पूछें कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज किया गया, तो माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पेपर में पूछा गया भाई कंप्यूटर का क्वेश्चन। तो ये भी आप लोग बताइए मुझे। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था, फिर ट्रांजिस्टर आ गए थे। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज हुआ था? 4th जनरेशन में। नेक्स्ट है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं भाई? बताइए कंप्यूटर के टाइप, जैसे ना हिंदी में पूछा गया था एक क्वेश्चन में कि वाक्य के प्रकार कितने होते हैं या वाक्य कितने भेद होते हैं, तो सिंपल सा है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? बताइए 3 प्रकार के होते हैं क्या कंप्यूटर? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3। नेक्स्ट है इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ डॉग बाइट इज, ये आपके स्टाफ नर्स से रिलेटेड है। इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ डॉग बाइट इज क्या कहलाएगा? ऑप्शन है आपके सामने, फ्यूचरिंग एप्लीकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक्स एंड द हॉस्पिटल एंड वाश द वाउंड विद सोप एंड वाटर। तो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर होगा यहाँ पे। देखिए स्टाफ नर्स के जितने भी क्वेश्चन है ना, मुझे खुद से और जो मैंने जो क्वेश्चन ये उठाए हैं ये अलग अलग एग्जाम में पूछे गए और उनके द्वारा जो आंसर की दी गई थी उसके अकॉर्डिंग है। अब आंसर की पे तो ऑब्जेक्शन भी मांगे गए होंगे, ऑब्जेक्शन के बाद रेक्टिफाई होकर आंसर की जो आई वो उससे वहां से क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे मुझे इन सबसे ज्यादा विश्वास है जो ये बच्चे देख रहे हैं ना, उनका स्टाफ नर्स बहुत अच्छे लेवल का है। अरुण है, रितु जी हैं, ममता हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे लेवल की उनकी तैयारी है, खास करके स्टाफिंग के इस नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है नर्स इज एक्सपेक्टेड टू फाइंड ऑल द सिम्टम्स इन, ये थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पे गलत लिखा गया है। ऑल द सिम्टम इन जीबी सिंड्रोम एक्सेप्ट, सही है। जीबी सिंड्रोम एक्सेप्ट क्या होगा? हाइपोटोनिया, एरेफ्लेक्सिया, पैरास्थेसिया या फिर यूरिनरी रिटेंशन। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से यहाँ पे जो राइट आंसर बताया गया था हाइपोटोनिया, ऑप्शन ए। A woman who is pregnant for the first time is called, a woman who is pregnant for the first time is called क्या कहलाएंगे? मल्टीपारा, प्रेमीपारा और नलीपारा और प्रेमी ग्रेविडा। ऑप्शन ए बी सी डी में से यहाँ पे क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बताया गया। नेक्स्ट है कॉमनेस्ट एप्लीकेशन ऑफ आईयूडी इंसर्शन इज,
कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या बाधाएं आती हैं आईयूडी इंसर्शन के दौरान? पेन, ब्लीडिंग, परफोरेशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी, ब्लीडिंग। न्यू स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी, टीबी स्ट्रेटजी क्या अपनाई गई है भाई? डिटेक्टिंग टीबी कैरियर, डॉट्स सर्वे या फिर एक्सटेंसिव बीसीजी वैक्सीनेशन। तो डॉट्स यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन बी। द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीवेशन आईसीडी इज, आईसीडी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। आईसीडी यहाँ पे क्या होगा? आईसीडी का फुल फॉर्म आईसीडीएस मान लीजिए, स्कीम है इसका मतलब। तो यहाँ पे तो आईसीडीएस की फुल फॉर्म जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे इस वर्ड को कई बार यूज किया गया है, तो वहां से इसको उठाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आप बताइए राइट आंसर क्या होगा? इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटरनल कमेटी ऑफ डेवलपमेंट स्कीम, इंटीमेशन चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर। ओरल वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट, ओरल वैक्सीन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? मम्प्स, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो या फिर वेक्टर, किस लिए करते हैं? पोलियो के लिए ओरल वैक्सीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आशा वर्कर इज पोस्ट इन ऑल गिवन बिलो प्लेसेस बाय एक्सेप्ट। तो आशा वर्कर इज पोस्टेड है, आशा वर्कर इज पोस्टेड इन ऑल गिवन बिलो प्लेसेस बाय एक्सेप्ट। इनको छोड़ के आशा वर्कर को कहां पे पोस्ट कर दिया जाता है? कम्युनिटी सेंटर, सब सेंटर, फील्ड विजिट या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो किसको छोड़ के इनको हर जगह लगाया जा सकता है आशा वर्कर को? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भाई मुझे बताइएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय, प्रोटीन को कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं? अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज या फिर केटोन बॉडीज। कैसे कर सकते हैं प्रोटीन को? अमीनो एसिड का यूज करके। नेक्स्ट है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्सिस, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्सिस क्या होगा? ऑप्शन है 4 बताइए। प्रीमिक्स वायरस, वेरिशिला जोस्टर, हॉपर सिम्प्लेक्स वायरस एंड बोर्डला प्रोसेस। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा? वेरिशिला जोस्टर, ऑप्शन बी यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है सेंट्रल इंसिजर अपीयर्स एट, सेंट्रल इंसिजर है वो कब दिखने स्टार्ट हो जाता है? 10th मंथ, 8 मंथ, 12 मंथ या फिर एक और ऑप्शन यहाँ पे 6 मंथ है। तो कब शुरू हो जाते हैं? तो ये ऑप्शन में बताया गया है भाई आपका राइट आंसर जो है 6 मंथ। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक हालुसिनेशन अफेक्ट्स द, हालुसिनेशन का मतलब जहां तक मुझे पता है कि भ्रम होना शायद होता है। खैर आपके साइंस में यहाँ पे क्या होता होगा? तो इसका क्या इफेक्ट्स होता है? किस पे इफेक्ट होता है? नोज पे, टेस्ट बड पे, ईयर पे या फिर स्किन पे? तो इसका राइट आंसर बताया गया टेस्ट बड, टेस्ट बड पे होता है। ए डिसऑर्डर इन विच पेशेंट मेंटेन ए फिक्स्ड पोस्चर विदाउट एनी मूवमेंट इज कॉल्ड ए मैनरिज्म, कैटाप्लेक्सी, नेगेटिविज्म एंड प्रिजर्वेशन। तो यहाँ पे डिसऑर्डर की पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है? कैटाप्लेक्सी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डिऑक्सिन इज नॉट गिवन whom हार्ट रेट इज, तो जिसके हार्ट रेट इतने से कम है किसको ये नहीं दिया जाएगा भाई? बिलो 60, बिलो 70, बिलो 80 या फिर बिलो 90। तो बिलो 60 है तो फिर नॉट गिवन। सोशल चेंजेस मीन्स, सोशल चेंजेस का क्या मतलब है? चेंज इन सोशल रिलेशनशिप, चेंज इन सोशल प्रोसेस, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? ऑल ऑफ द अबव। फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ हेमोरेजिक शॉक, हेमोरेजिक शॉक का निम्नलिखित में से कौन सा एक फीचर नहीं है? हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, रैपिड एंड थ्रेड पल्स या फिर थर्स्ट सेंसेशन। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है आपका? किसका पूछा है? हेमोरेजिक शॉक का यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है आपका यहाँ पे? ऑप्शन बी, ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन यहाँ पे, हिज बैड ड्राइविंग ऑलमोस्ट, इंग्लिश से क्वेश्चन है भाई, हिज बैड ड्राइविंग ऑलमोस्ट, खालिस्तान है, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, एन एक्सीडेंट, क्रिएटेड, केज्ड, रिजल्टेड या फिर मेड। तो यहाँ पे है हिज बैड ड्राइविंग ऑलमोस्ट केज्ड एन एक्सीडेंट या फिर रिजल्टेड केज्ड नहीं, और केज्ड यहाँ पे राइट आंसर बताया गया भाई एसएससी का। नेक्स्ट है दे ब्लैंक क्वेरल ओवर प्रेटी इश्यूज, दे फ्रीक्वेंटली या फिर फ्रीक्वेंसी, दे फ्रीक्वेंटली क्वेरल ओवर प्रेटी इश्यूज। द एनोनिम्स ऑफ रिवेल, रिवेल का आपको विपरीतार्थक शब्द बताना है। रिवेल का मतलब होता है उजागर करना, रिवेल का मतलब होता है उजागर करना।
तो यहाँ पे आपको बताना है इसका विपरीतार्थक। हाइड का मतलब होता है छिपाना, टेल का मतलब होता है बताना, डिस्क्लोज का मतलब होता है आपका मतलब कोई चीज उजागर ही करना, शो का मतलब भी होता है दिखाना। इन तीनों का तो सेम मतलब है, तो हाइड का आंसर हो गया यहाँ पे। हाइड का मतलब छुपाना, बाकी सब का मतलब होता है बताना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ इडियम। आइडेंटिफाई द मीनिंग, यहाँ पे इडियम का मतलब आप लोगों को बताना है टू बीट अराउंड द बुश, टू बीट अराउंड द बुश, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू। इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इशू के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू। असाइनमेंट का सिनोनिम्स बताना है समानार्थी, तो असाइनमेंट मतलब कोई काम होता है, तो टास्क यहाँ पे राइट आंसर होगा। द पुलिस ब्लैंक हु इज कल्प्रिट वाज, द पुलिस जानती है कि कल्प्रिट कौन है। नाउ, नाउज, हैज नाउन या फिर न्यू, तो वाज आया हुआ है तो सेकंड फॉर्म लगनी है, तो न्यू आ जाएगा। द पुलिस न्यू हु द कल्प्रिट वाज। नेक्स्ट वीक द ट्यूटर ब्लैंक न्यू लेसन, नेक्स्ट वीक आ रहा है तो मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो विल बिगिन आपका राइट आंसर होगा। घी शब्द का प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग में, नपुंसक में या फिर पुल्लिंग में, तो घी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है पुल्लिंग में। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है सुगंध, माता, कुर्सी या फिर पक्षी। माता, सुगंध, कुर्सी या फिर पक्षी, तो पक्षी जो है वो पुल्लिंग शब्द है। बंगाल के काव्य के लेखक कौन हैं, तो बंगाल के काव्य के लेखक रघुवीर सहाय, निर्मल वर्मा, हरिवंश राय बच्चन या फिर भीम साहनी, तो बंगाल के काव्य के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, देखिए वाक्य के भेद हैं 2, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, फिर आप अलग अलग करेंगे। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं, 3। वैसे हिंदी आप कर लेंगे, आप अपने लेवल पे भी इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। वह लज्जा रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या फिर अकर्मक, 2 ऑप्शन यहाँ पे बता दिए गए हैं भाई। तो वह लज्जा रही है कौन सी एक क्रिया है, बताइए। वह लज्जा रही है 3 में से बता दीजिए, सकर्मक, अकर्मक या फिर द्विकर्मक। चारों में से इनमें से ऑप्शन कौन सा आप लोगों का सही होगा। वह लज्जा रही है, तो ये एक अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है प्राण शब्द है एक वचन, बहुवचन, दोनों या फिर द्विवचन, तो प्राण शब्द जो है वो आपका क्या है, आपका बहुवचन है। प्राण शब्द क्या है, बहुवचन। मन है प्लस रथ क्या हो जाएगा, मनोरथ, ऑप्शन डी। भरवई नायिका भेद, भरवई नायिका, ये ग्राम सचिव में पूछा गया है, भरवई नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो रहीम है भरवई नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता। नेक्स्ट है ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 33% बिकम 78, एक नंबर को 33% बढ़ा दिया जाता है, 33% मतलब 133 कर दिया जाता है, तो वो 798 बन जाता है। कितना बन जाता है, 798। ये इसको काटेगा कितने पे, 6 पे, डिवाइड का 100 दूसरी साइड जाएगा मल्टीप्लाई, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए भाई बताइए। हु वाज द फर्स्ट ओडीआई कैप्टन फॉर इंडिया, इंडिया के लिए खेले जाने वाले पहले भारतीय वनडे इंटरनेशनल के कैप्टन कौन थे भाई। जो फर्स्ट ओडीआई हुआ था उसके कैप्टन कौन थे, अजीत वाडेकर, भीषण सिंह बेदी, कपिल देव या फिर विनोद माकड़, बताइए। जरूर बताने भाई, 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे छोड़े हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे कि 7, फिर 16 है, फिर 34 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पे 142 है, फिर 286 है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कराया प्लस 2 कराया 16 आया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कराया प्लस 2 कराया 34 आया, 34 को 2 से मल्टीप्लाई 2 ऐड करेंगे 70 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 70। 70 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 140 प्लस 2 करेंगे 142 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे सही है। उसके बाद रीजनिंग के मैंने सीरीज के यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और डाले हैं 90 में। 121, फिर 225, फिर 361। 121 11 का स्क्वायर है, 225 15 का है, ये 361 19 का है, तो 11 और 4 15 और 4 19, और फिर किसका स्क्वायर आएगा, 23 का स्क्वायर आएगा। किसका स्क्वायर आएगा, 23 का स्क्वायर आएगा, जो कि 529 है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आप ऐसे क्वेश्चनों के प्रैक्टिस कर सकते हैं जितनी चाहें। 19 दूनी 38, फिर आगे 114 गया है, यहाँ पे देखेंगे 2 3, फिर ये 4, तो बताइए यहाँ पे जो है राइट आंसर इसके रिलेशन में क्या यहाँ पे राइट आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट इसी तरीके से ये वाला है 3 6, फिर 18, फिर 72, फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चनों की। तो ये जो है स्टाफ नर्स के अकॉर्डिंग ये पेपर मैंने बनाया जिसमें 90 क्वेश्चन सेट किए हुए हैं,
उनमें से 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़े जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उनको सर्च करिए, कमेंट करिए, उनको ना कमेंट करें तो भी उनको पढ़िएगा जरूर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आपके सभी एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।